नमस्कार मित्रों, हमारी विरासत कैसी है, कितनी अद्भुत है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बिल्कुल ही भूल गए, लेकिन ये अवश्य है कि विरासत में बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारी रुचि अपने आप उस तरफ हो जाएगी। सवाल ये भी है कि उनको एक दिलचस्पी के साथ उन पर नज़र तो डालिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक इमारत की ओर ले चलता हूँ। ये इमारत जो है ये औरंगज़ेब रोड दिल्ली, जिस पर लोगों का ध्यान तब गया, हाल ही में उसका नाम बदलने की भी कवायद चली थी। उस रोड पर ये इमारत स्थित है और मांग चली थी ये कि अभी हाल ही की बात है, मांग वाली बात, कि जो इसका जो नेम है, जो नाम है औरंगज़ेब रोड, इसको बदल दिया जाए। हम उसको जुल्मी मानते हैं और उस शहंशाह द्वारा किए गए जुल्म, उसके घाव अब तक हमारे जहन में भी अंकित हो चुके हैं। और औरंगज़ेब को एक महानायक के रूप में लिया ही नहीं जा सकता, और जो सड़कों के नाम है वो तो महानायकों के नाम पे होते हैं। और इसलिए प्रस्ताव ये आया कि इसका नाम अगर आपने किसी मुस्लिम राष्ट्रवादी के नाम पर ही रखना है तो पूर्व राष्ट्रपति, देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर कर दीजिएगा। उससे किसी मुस्लिम की भावनाएं भी एक प्रकार से आहत नहीं होंगी और चलता रहेगा मामला। और हम भी इस बात पर गर्व कर पाएंगे कि हमने अगर बदलाव भी किया तो एक महानायक के नाम पर उस सड़क का नाम रखने की सोच के साथ बदलाव किया। हमारे पास एक दलील हो जाएगी, पुख्ता दलील। और इसी रोड पर एक इमारत है जो आज हमारे इस संवाद का केंद्र बिंदु है। और इस इमारत की जो कहानी है, मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि उसके बिना आपको आज दिलचस्पी का मरकज़ या दिलचस्पी का केंद्र बनाए जाने की आपको दलील नहीं मिलेगी। और ये इमारत इनफैक्ट वास्तव में एक प्रख्यात निर्माणकर्ता दिल्ली के राय बहादुर सरदार बैसाखा सिंह सरकारी ठेकेदार थे। तो ये इमारत उन्होंने 3 एकड़ ज़मीन खरीद कर उस पर विशेष रूप से बनवाई थी। साधन अपरिमित थे, कोई संकट नहीं था साधनों का। और उस वक्त दिल्ली भी ऐसा नहीं था जहाँ एक फुट की कीमत जो है वो हज़ारों में चली जाए या लाखों में चली जाए, ऐसा नहीं था दिल्ली तब। दिल्ली तो एक सामान्य सा शहर था जिसमें इतना ज़्यादा दौड़ धूप और गतिशीलता और भाग दौड़ और वो हाँफने वाली स्थिति नहीं थी। शहर हाँफता नहीं था तब, अब हाँफता है। अब पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा परिवेश वहाँ का हाँफने पर विवश है। तो इमारत राय बहादुर सरदार बहादुर बैसाखा सिंह ने बनवाई, 3 एकड़ ज़मीन पर बनवाई। और बनवाने के लिए भी उसने एक आदर्श व्यक्ति को चुना और वो व्यक्ति था लुटियन दिल्ली, जिसके नाम पर दिल्ली का प्रख्यात एक क्षेत्र जो है परिकल्पना जुड़ी हुई है, बंधी हुई है। एक विशेष क्षेत्र को लुटियन जोन भी कहा जाता है। और दिल्ली का एक नाम लुटियन की दिल्ली भी है। जितनी भी नई दिल्ली के हिस्से हैं, नई दिल्ली के भाग हैं, हर जगह पर लुटियन का नाम किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। उसी लुटियन से ये कहा गया कि तुम यार एक वास्तुकार के रूप में मेरे लिए ये एक भव्य बंगला तैयार करो, इसकी डिज़ाइनिंग तुम स्वयं करो और इसे बनवाओ अपनी देख रेख में। और बैसाखा सिंह जैसे किसी व्यक्ति की जो पेशकश को दरगुजर करना, दृष्टि विगत करना, ये लुटियन के बस का भी खेल नहीं था। बहरहाल तय हो गया और बैसाखा सिंह के लिए जो एक कोठी का निर्माण आरंभ हो गया। कालांतर में कोठी बन गई। उस वक्त कितने पैसे खर्च आए इस बात का जिक्र व्यर्थ है, बेमानी है कि तब के रुपए जो है आज के सिक्कों की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरते। इसलिए इस बात का जिक्र बिल्कुल बेमानी है। और इसमें बड़ी सुंदर ढंग से उसका आर्किटेक्चर, वास्तुकला, उसके लॉन्स, उसकी
प्राकृतिक छटा, वहाँ पर लगाए जाने वाले वृक्षों की जो किस्में हैं अलग अलग, उनको ऋतुओं के अनुसार उनकी प्लांटेशन करना, उनका आरोपण करना, ये सारी की सारी वस्तुएं लुटियन ने अपने ढंग से प्लान की थी। और वो एक ऐसी भव्य इमारत ही बन गई, इस रूप में आई कि लोग उसको सिर्फ देखने भर के लिए लोग दिलचस्पी से आने लगे। निर्माण का जो समय था उस समय ही वहाँ पर बाकायदा लोग समय निकाल कर उसको देखने के लिए आने लगे। ऐसा एक भव्य नक्शा था उसका, उसमें बहुत कुछ ऐसा था जिसमें भारतीय निर्माण कला का भी समावेश था और समावेश ब्रिटिश निर्माण कला का भी था, अभिजात्य वर्ग की। तो सारी तरह की इसमें कई तरह की अब निर्माण कलाएं जो हैं उनसे परिपूर्ण थी और भव्य इमारत के रूप में सामने आई। इधर उन दिनों में ये जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम होमलैंड की बात भी एक धीरे धीरे उठने लगी थी। अब जिन्ना का जो मुख्य केंद्र था, कायदे आज़म, जो अब बाद में कायदे आज़म बन गए, मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र मुंबई था। वर्तमान मुंबई, उस वक्त बम्बई, और वहीं पर ही वो प्रैक्टिस करते थे। वहीं पर उनकी राजनीति का दायरा मुख्य रूप से स्थापित था और वहीं पर उनके समकालीन लोगों में गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह सभी लोग थे और मिलकर चर्चाएं भी इनकी चलती थी परस्पर। अब जिन्ना को ये लगा कि अगर कोई राजनैतिक उद्देश्य से कोई भी संगठन खड़ा करना है और उसके लिए कुछ जद्दोजहद करनी है, संघर्ष करना है, तो ये ज़रूरी है कि उसे कहीं दिल्ली में ही केंद्रित किया जाए। जिन्ना ने इसी बात को देखकर सरदार बैसाखा सिंह से ये इमारत खरीद ली। उन दिनों का मूल्य जो है वो आपको हास्यास्पद लगेगा, मुझे मालूम है। आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है, लेकिन मित्रों ये तथ्य हैं, इतिहास का हिस्सा हैं। बीच में लेन देन में कोई उस समय ब्लैक मनी की परिकल्पना थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ऑन रिकॉर्ड जो सेल डीड है वो 3 लाख रुपए में जिन्ना ने राय बहादुर सरदार बैसाखा सिंह से वो कोठी खरीदी, सिर्फ 3 लाख रुपए में। अब सिर्फ कह के भी मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके समय के 3 लाख जो हैं शायद वो अब अरबों रुपए में बदल चुके होंगे। और उसके बाद इसने वहीं पर ही एक अपनी जो अखिल भारतीय जो मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका दफ्तर भी वहाँ बना दिया उसने अपनी गतिविधियों के लिए। और मुख्य रूप से वो धीरे धीरे उसका नाम प्रचलित रूप में जिन्ना हाउस ही हो गया। अब जब जिन्ना यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर 1947 में जाने लगे, भारत पाक विभाजन के समय यहाँ से वो निकले, उस वक्त उनके मन में ये आया कि मुंबई की एक संपत्ति है वो ही काफ़ी है, ये संपत्ति कल को मेरे काम तो आएगी नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग का तो जो लक्ष्य था वो तो पूरा हो गया, पाकिस्तान तो हमने ले लिया और बनवा लिया, जो अंग्रेज़ सरकार पर पूरा दबाव डाल के संघर्ष करके हमने बना लिया। अब यहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, तो उन्होंने वही जो कोठी थी वो अपने एक मित्र और उस समय के धनाढ़ एक व्यापारी, उद्यमी, इंडस्ट्रियलिस्ट सेठ रामकृष्ण डालमिया को दे दी। किन शर्तों पर दी, किस मूल्य पर दी, इस बात का भी कोई जिक्र जो है, इस बात का विवरण जिन्होंने लेना है शोधार्थियों ने वो ले लेंगे, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जिन्ना के बाद इसका स्वामित्व रामकृष्ण डालमिया के हाथ में आ गया। और रामकृष्ण डालमिया से बदले में क्या लिया ये कुछ स्पष्ट नहीं है। तो रामकृष्ण डालमिया ने देखा कि अब ये भवन मेरे पहले ही इतनी ज़्यादा संपत्तियां हैं, मैं क्या करूंगा, लेकिन एक दोस्त ने दिया है तो उसकी मान मर्यादा तो रखनी होगी। तो उसने उस भवन को विश्व हिंदू परिषद के लिए दे दिया कि विश्व हिंदू परिषद अपना यहाँ पर कार्यालय बना ले। आप सिर्फ अनुमान इस बात का लगाइए कि एक ही भवन जिस उद्देश्य के लिए बना था, राय बहादुर बैसाखा सिंह के शौक़ को पूरा करने के लिए, वो कैसे जिन्ना का शौक़ पूरा करने में वो खर्च हुआ, वो परिकल्पना खर्च हो गई और जिन्ना के बाद
जिन्ना ने अपने जिस मित्र को दिया वो उसने इसकी परिकल्पना एक अलग ढंग से कर दी, इनकार नहीं किया, लेकिन उसको सौंप दिया विश्व हिंदू परिषद को, ताकि वो अपना कार्यालय, अपनी गतिविधियों का केंद्र उसी बिल्डिंग को, और ये बिल्डिंग बहुत लंबे अरसे तक जिन्ना हाउस के नाम से जानी गई। तो जिन्ना की रुचि थी नहीं, क्योंकि उनकी रुचि तो मूल रूप से अपनी मुंबई वाली संपत्ति पे थी, वहाँ भी जिन्ना हाउस ही नाम था। तो इस प्रकार से मित्रों सारी के सारी जो व्यवस्थाएं हैं कैसे बदलती हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और एक भवन राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति, परस्पर विरोधी राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति का केंद्र कैसे बनता है और कितने वो रूप अलग अलग बदलता है, ये इतिहास जो है ये इसी बिल्डिंग के माध्यम से, इसी सड़क के माध्यम से मैं दोनों मिलकर इस सूचनाओं का आदान प्रदान इसी नाते से कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।